भाई गुड आफ्टरनून है सबको। कैसे हालचाल है? बढ़िया है सबके? ओके। लास्ट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 धमाके से शुरू किया था। बिफोर वी स्टार्ट विद लेक्चर 2 एक बार ब्रीफ बशम मान लेते क्या क्या किया था हमने। वी सॉ दैट व्हेनेवर चार्ज फ्लोज in any particular direction, that is what is called electric current. So basically the flow of charge is called electric current. And सबसे पहले हमने current का equation find out किया था। I was Q by T, a very simple expression, charge upon time, which gave current the SI unit of coulomb per second or ampere. Okay, 1 milliampere 10 raised to minus 3 ampere, 1 microampere 10 raised to minus 6 ampere, इस तरह वर्कआउट होता है। एंड अगर आपको एवरेज वगैरह की बात करनी है तो एवरेज करंट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड देयरफॉर इंस्टेंटेनियस करंट आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर चार्ज दिया हो तो आप इस तरह डिफरेंशिएट करके चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको करंट मिल जाएगा। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ करंट। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स which are responsible for carrying currents in conductors, in solid metallic conductors. इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस अपने जगह पे सेट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो हिलते नहीं। ऑल्सो हमने ये भी देखा कि इन अ कंडक्टर, सपोज देयर इज अ कंडक्टर, the electrons are in a state of random motion, continuous random motion in all directions in this conductor. So अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो एक आध इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जा रहा है तो कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा। इन शॉर्ट, व्हाट इज द नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू दिस कंडक्टर, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर? जीरो। एज अ रिजल्ट, सपोज कोई लोखंड का रॉड होगा, आप उसको टच करोगे, क्या आपको करंट महसूस होगा? नहीं होगा। तो करंट महसूस होने के लिए क्या जरूरी है? एनीबॉडी? मतलब मैं इस कंडक्टर में क्या करूं ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक माय गॉड सो आपको वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता चल गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता बहुत जरूरी है, उसके बगैर कोई हिलेगा नहीं। तो हमने यहां पे, इफ यू रिमेंबर, 2 डिस्क लगाए थे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के, ये पॉजिटिव चार्ज का था और यहां पे नेगेटिव चार्ज का था, ड्यू टू विच एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मजबूर हो गए इस तरफ प्रयाण करने के लिए, एंड एज अ रिजल्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, नेगेटिव चार्ज है इसलिए, एंड एज अ रिजल्ट करंट का कंस्टिट्यूशन हो जाएगा थ्रू दिस पर्टिकुलर कंडक्टर। ओके, तो इस तरह ये करंट था। फिर हम आगे बढ़े एंड हमने करंट डेंसिटी भी देखा। इफ यू रिमेंबर, करंट डेंसिटी, करंट वाज अ स्केलर बट करंट डेंसिटी वाज अ वेक्टर। तो करंट डेंसिटी J is I by A, you remember this? और I is ja, मतलब I is ja, या because both these are vectors, I tend to write it as J bar dot A bar. In short, current is a scalar product of current density and area vector. और current density का ऐसा यूनिट इस तरह से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाता था। आगे बढ़े फिर हम ओम्स लॉ की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ लास्ट टाइम। एंड ओम ने कहा था कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस to the current flowing through the conductor is constant and is called resistance R, and due to which we have V is equal to IR. ऐसा unit of resistance is volt per second और ohm, and resistance का मतलब है रोकना, करंट को रोकना, अपने थ्रू, कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने से रोकना is called resistance. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो कम करंट को फ्लो होने देता है, एंड जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो ज्यादा करंट को फ्लो होने देता है। आजा बेटा। तो कंडक्टर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, याद रहे। रेजिस्टेंस का उल्टा प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। ऑल्सो हमने ये भी देखा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द मटेरियल, एंड एज अ रिजल्ट वी गॉट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन R is equal to rho L by A.
where rho is called resistivity या specific resistance. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर. जैसे रेजिस्टिविटी वैसे ही उल्टा है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी सिग्मा इज 1 बाय रो एंड सिग्मा का ऐसा यूनिट मो मीटर इनवर्स या सीमेन और सीमेन मीटर इनवर्स. ओके एंड फाइनली वी सॉ द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. भाई ये इंपॉर्टेंट था, भले नीचे लिख रहा हूं पर ये काफी इंपॉर्टेंट था. जे बार इज सिग्मा ई बार, कुछ और नहीं. ये जाड़िया कॉस थीटा तो इसका था यार, हाँ ना. जे बार डॉट ए बार विच इज जे ए, मैं ए को डी ए लगा देता हूं, एरिया जे डी ए कॉस थीटा. वाह, आई इज जाड़िया कॉस थीटा, बढ़िया. एंड दिस इज जे बार इज सिग्मा ई बार, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. इतना हमने लास्ट टाइम किया था, कोई दिक्कत इसमें? और मैंने आपको शायद एक छोटी सी बात ये भी बताई थी, अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो तो लेंथ और एरिया दोनों चेंज होंगे. तो दो पैरामीटर्स की जगह एक ही पैरामीटर अगर, बिल्कुल. सो इफ यू आर जस्ट चेंजिंग द लेंथ, the volume will remain constant and as a result R will be rho L square by V. इसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था. Is this good enough? So आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं. नाम तो पढ़ाई दे रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Now what is this drift velocity? Okay, let's start from the beginning. एक कंडक्टर है मेरे पास, ये रहा कंडक्टर, and as you already know इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में घूम रहे हैं एंड पॉजिटिव आयंस जो है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं. सो ये जो प्लस प्लस देख रहे हैं आप, दीज आर पॉजिटिव आयंस विच आर फिक्स्ड एट देयर लैटाइस पॉइंट्स. ये हिलेंगे नहीं, ये यही रहते हैं. जैसे किसी हॉल में पिलर्स लगे हो वैसे ये पिलर की तरह बैठे रहेंगे, ये अपनी जगह से कहीं और चले नहीं जाएंगे. ओके, दे विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस. ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग रैंडम मोशन एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर राइट नाउ? एज यू कैन सी, फिलहाल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो as you rightly know, the net current flowing through the conductor right now in this situation is zero. So the free electrons, मैं पहले थोड़ी लिखा पड़ी, free electrons move randomly in all possible directions. So the net current through this conductor is zero. भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नेट करंट जीरो, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स तो मूव नहीं कर रहे होंगे ना? तो क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट बिल्कुल. सो इन सबके पास वेलोसिटी तो है, इसके पास ऐसी वेलोसिटी है, वैसे हर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, बट ये वेलोसिटीज इस तरह रैंडमली स्प्रेड है यूनिफॉर्मली पूरे कंडक्टर में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा है तो कोई और ऐसा आ रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो कोई और ऐसा जा रहा होगा. सो सपोज दिस इज 2i कैप, ये उल्टा है, 2i कैप नहीं, बरोबर, दिस इज -2i कैप, मेरे हिसाब से गलत जा रहा है. सो इट इज जीरो. इफ दिस इज -5j cap, this is +5j cap, the net is what? Zero. Is this idea of the total initial velocities being zero absolutely understandable? बराबर? Yes, sir. All electrons move with some velocities, with different velocities, but the net sum of all such initial velocities is zero. All such initial velocities, मतलब the average
is 0. So suppose, say the initial velocity, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, of the ith electron is vi bar. कोई भी सपोज ये ith इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी है vi bar. What will be the average of all the n electrons initial velocities? 0. The average initial velocities of all n electrons is, अब एवरेज है तो we'll call it vi bar average. ब्लू में लिखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ब्लू में लिखते हैं. सो vi bar एवरेज, एंड एवरेज है तो नीचे 1/n तो लेना ही पड़ेगा. समेशन ऑफ ऑल vi bar, and that is a big fat 0. Is this equation absolutely acceptable? No problem so far? Agreeable? कि सारे vi bar का एवरेज ले लोगे तो तुमको फाइनली क्या आंसर मिलेगा? 0. As I said, this टक 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 सब कट गए, एंड एज अ रिजल्ट नेट इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0. तो ये है सिचुएशन फिलहाल इनिशियली. अब सुपरस्टार को लाते हैं, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को. नाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इज अप्लाइड. अब देखना क्या आलम होगा भाई. इलेक्ट्रिक फील्ड को लाल कलर में दिखाया जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरफ लगाता हूं, इसको छोड़ देते हैं यार. कैन यू सी द रेड कलर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? मोहे रंग दो लाल. एंड अब नाउ यू अग्री, ये इलेक्ट्रॉन की मनमानी बंद हो जाएगी. क्यों बंद हो जाएगी? बिकॉज नाउ दिस इलेक्ट्रॉन will experience force and acceleration along the due to the electric field, of course in the direction opposite to the electric field. So the electron now experiences force and acceleration in the direction opposite to the electric field. And anybody can tell me how much acceleration will this electron experience? Very good. Can I take this off, people? Can I take this off? Okay, I'm taking this off. And beautiful equation for acceleration. So acceleration, as everybody knows, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का acceleration is in a direction opposite to the electric field, तो minus E bar by m. Wow. I hope you understood the significance of the minus sign, because electron को acceleration, अगर मैं plus E bar by m लिखता, इसका मतलब है acceleration is in the direction of electric field E bar. पर यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो it has acceleration in the direction opposite to the electric field direction. So इस तरफ का acceleration होगा. And अगर आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, नाउ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन, वाओ, उसकी इनिशियल ये थी. आई होप यू रिमेंबर एन इक्वेशन विच इज कॉल्ड v bar is v0 bar plus a bar into t. एंड इस फाइनल वेलोसिटी को मैं नाम देता हूं बड़ा vi bar, क्योंकि छोटा vi bar मैंने इनिशियल के लिए लिया है. सो छोटा vi bar इनिशियल के लिए माइनस ई बार बाय एम इंटू टी आई. ओके, टाइम टी आई के बाद. सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल इक्वेशन. थोड़ा सा बढ़िया लिखेंगे तो मजा आएगा. हाँ, क्या बात है, इक्वेशन जबरदस्त है. तो सर अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा क्या? क्या लगता है आपको? इस इक्वेशन से तो ये बिल्कुल लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा, पर क्या सचमुच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा? देखिए जरा क्या होगा. ये इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन है. गाड़ी चालू, ये चला धाड़. सर ये धाड़ क्या हुआ? क्या हुआ धाड़?
ये इलेक्ट्रॉन चला 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 चला, धाड़, कोलिजन हो गया। इस पॉजिटिव आयन के साथ ये कोलाइड कर गया एंड जो भी वेलोसिटी बिल्डअप की थी वो इस कोलिजन के बाद खो गई। पर इलेक्ट्रॉन हार नहीं माना, क्योंकि उसे पता है रास्ता चालू, एक्सीलरेशन चालू है, उठा फिर से, बट अब डायरेक्शन रैंडम हो चुका है। अब ये उठा, धाड़ धाड़, आगे बढ़ा, धाड़। आपने देखा यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां तक पहुंचा, बट अलोंग द वे it has suffered multiple collisions with the positive ions which are fixed at their lattice points. तो you will say sir, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक तो पहुंचा ना, बिल्कुल पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा, बट आई हैव अ स्टेटमेंट टू मेक। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से लेकर यहां तक पहुंचा है, कैन यू से इन कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर the electron moved with constant acceleration? You might agree, क्योंकि यहां पे एक्सीलरेशन दिखाई दे रहा है आपको, बट क्या ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट बेस पे इस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट किया है? नाउ यू विल आस्क मी, सर इसका मतलब क्या आप जो कह रहे हो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन था या नहीं? कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब है जहां एक्सीलरेशन मारा, स्पीड बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। जैसे एक्सप्रेस वे पे गाड़ी कैसे चलती है, 0 से 20 से 40 से 50 से 80 से 100 से 120 चलती जाती है, बूम, आपका पैर एक्सीलरेटर पे ही है और ये बढ़ती जा रही है। क्या इलेक्ट्रॉन इस तरह का मोशन किया है? जरा देखिए यहां से यहां तक। सपोज यहां से 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5, धाड़, टकरा गया। फिर से 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, धाड़। फिर से 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4, धाड़, 0 1 2 3 4 5, धाड़। यहां से यहां तक तो पहुंचा, बट क्या उसका एक्सीलरेशन या वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रही? नहीं, वी कांट से दैट, बिकॉज ड्यू टू द मल्टीपल कोलिजन्स विद द पॉजिटिव आयंस, इसकी स्पीड घटती थी, फिर वापस बढ़ती थी, फिर घटती थी, फिर वापस बढ़ती थी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज, तो सर हम इसके मोशन को किस तरह क्लासिफाई करें? यू नो, इट इज एज सिंपल एज, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, इफ यू वांट टू विजुअलाइज दिस थिंग फ्रॉम हैपनिंग, आप सपोज आप कभी इसमें दौड़े हो 1500 मीटर की लंबी रेस में, 1500 मीटर की लंबी रेस में है, दौड़ रहा है, कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ती जा रही है। बट सपोज ये आपको मैंने कहा है कि कालूपुर जैसे एरिया में दौड़ना है, क्या आप कंटिन्यूसली अपनी स्पीड बढ़ा पाओगे? आई एम श्योर इट्स अ वेरी क्राउडेड एरिया कालूपुर, एंड अगर आप कभी गए हैं वहां पे या दौड़े हैं वहां पे, इट्स अ वेरी वेरी क्राउडेड एरिया, व्हीकल्स चल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कार्ड्स, गधे, कुत्ते, बिल्ली, कुछ जो बहुत सारे जानवर दौड़ रहे इधर उधर। तो क्या आप अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे? स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ा पाएंगे? नहीं। जरा सा दौड़े, चैंक, गाय आ गई, अरे अरे गाय माता, फिर दूसरी डायरेक्शन में दौड़े, धा, कुत्ता आ गया बीच में, धा, दौड़े, हाथ गाड़ी आ गई बीच में, लारी आ गई बीच में। क्या आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ पाएगी? नो। यही परिस्थिति इस इलेक्ट्रॉन की है, जो बेचारा इन पॉजिटिव आयंस पिलर्स है। सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो अंधा है और उसको एक ऐसे हॉल में छोड़ दो जहां पे पिलर ही पिलर है, डोंट यू अग्री? जैसे वो दौड़ना शुरू करेगा, धाड़, पिलर से टकरा जाएगा, फिर वापस शुरू किया, धाड़ धाड़ धाड़, बहुत सारे पिलर से टकरा जाने की वजह से हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट परफॉर्मिंग कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, यू विल टेल मी, ओके सर, पॉइंट टेकन, इलेक्ट्रॉन इज नॉट परफॉर्मिंग कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है? यस, पीके। तो वो सीधा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे टकरा जाने के बाद उसका डायरेक्शन बिल्कुल रैंडम हो गया। आप कभी आंख पे पट्टी बांध के दौड़े हैं?
और सपोज किसी से टकरा जाते हैं तो टकराने के बाद आप किस तरह उठेंगे, कौन सी दिशा में उठेंगे, आपको अंदाजा ही नहीं है कि नहीं। एंड वो दिशा में आप दौड़ते गए, हाँ बिल्कुल, वो इधर से टकरा के ऐसे वापस नहीं जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में ही जाना है उसको, इसलिए वो जाएगा इसी तरफ। बट वो किस तरफ मुड़ेगा, क्या जाएगा इसी तरफ, इसी दिशा में, पर वो कैसे ढांग ढूंग ढींग ढोंग किस तरह जाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो टकरा के किस तरफ से उठा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. हाँ, यस। सर टकराने के बाद फिर वो मिडवे में भी वापस डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, क्या चेंज करना है? फिर वापस वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते वो। पर एक सेकेंड, पर एक बात आप नोटिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक पहुंचा है, उसने भले कुछ भी किया हो, वो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में ही है ना। वो यहां से यहां गया तो क्या ये यहां से यहां का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है या विरुद्ध है? विरुद्ध ही है ना। इन गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, has the electron always gone in a direction opposite to the electric field? Yes. है कि नहीं? यस सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा क्यों गया ना, तुमको ये इश्यू है कि ऐसा क्यों गया, क्योंकि हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत वेलोसिटी इस तरफ हो तो वो मुड़ के ऐसा धाड़, जैसे टकरा गया धाड़ ऐसा हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अंदाजा आया? वो टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर यहां से सीधा मुड़ के सीधा ही मुड़ा, सीधा गया, फिर वापिस ऐसा गया। तो कौन किस तरफ टकराएगा, पर जा रहा है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ही। अग्रीएबल? ये ठीक है बात? Yes, sir. ओके, ये फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन लिखे। एंड अब अपने को ये देखना है कि सर तो फिर इस मोशन को क्या नाम दें हम, इस मोशन को क्या कह सकते हैं। आपने कहा कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है, हमने मान लिया। और शिट, मैंने इसको उड़ा दिया, ये बहुत अच्छा इक्वेशन था यार। नहीं, आपने देखा तीसरी बात मैंने यहां पे एवरेज की बात करी थी, ये तो अभी तक ith इलेक्ट्रॉन, सॉरी तीसरी बात लग रहा है। वो तो है ही, बट मुद्दा वो तो गैस मॉलिक्यूल्स का होता है, यहां तो इस इलेक्ट्रॉन का मोशन देख रहे हैं। पीपल, अब ध्यान से सुने, करोड़ रुपए की बात है। भले इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सीलरेशन, नो डाउट, नो डाउट, बट जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तब यू सी कि वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में नहीं होता। एंड जब ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, जब हम सारे n इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो वी शैल से that the electron does not move under acceleration, but it moves with a certain fixed velocity called drift velocity. सुना आपने? So on an average, Sir, तो अभी तो आपने बोला कि वो constant velocity से नहीं जा रहा, तो अभी कैसे? you know the key, the $1 million word is what? Average. Average. Here you are looking only at this one electron, the ith electron. बट ऐसे लाख इलेक्ट्रॉन है जिनका मोशन हमको देखना है ऑन एन एवरेज. सो व्हेन आई सी द टोटल मोशन ऑन एन एवरेज, द इलेक्ट्रॉन मूव्स नॉट विथ एक्सेलरेशन बट with a certain fixed velocity called drift velocity. My God, जबरदस्त नाम है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसको डिनोट किया जाता है वीडी. अब मुझे वीडी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. अच्छा, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक छोटा सा आइडिया दे दूं. कैन यू सी 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5. कैन यू सी ये 0 से 5 6 के बीच में ही खेल रहा है. हर इलेक्ट्रॉन ऐसा 0 से 5 6 के बीच में ही खेल रहा होगा. तो इनका एवरेज लेके मैं एक छोटी सी स्पीड बना सकता हूं विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो मैं लेने वाला हूं एवरेज.
So let's take average for equation 3. Take average in equation 3. सब कुछ एवरेज में लिख देंगे हम. बड़ा वी आई बार एवरेज इज छोटा वी आई बार एवरेज माइनस ई बार बाय एम इंटू टी आई एवरेज. नाउ समबडी विल टेल मी सर टी आई को भी एवरेज में क्यों लिया? भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक ही टाइम के पे टकरा जाए. किसी को 2 सेकंड भी लग सकती है टकराने में, किसी को 4 सेकंड भी लग सकती है, किसी को 3 सेकंड भी लग सकती है. यू नेवर नो. अब जैसे जितना टाइम ये कोलिजन के बाद ये कोलिजन में आ रहा है, कैन यू सी उससे कम टाइम ये कोलिजन और ये कोलिजन के बीच में. कैन यू सी दैट? यहां पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो टाइम ज्यादा होगा, यहां पे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो टाइम कम होगा. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि किसको कम टाइम लगता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है. तो इसलिए मैंने यहां पे टी आई को एवरेज में रखा है. नो इफ यू रिमेंबर इक्वेशन 1 टोल्ड अस दैट इनिशियल स्पीड का एवरेज इज हाउ मच? 0. बराबर. सो दिस इज 0 माइनस ई बार बाय एम. और इस टी आई एवरेज को मैं एक नया टर्म देता हूं टाउ. कैन यू सी दिस टाउ? हियर टाउ is called relaxation time. Sir, what is relaxation time? It is the time interval between two successive collisions. So the time between two successive collisions, यहां से लेकर यहां तक जितना भी टाइम गया, that is what is called relaxation time tau. And ये जो final velocity का एवरेज है, इसको मैं नाम देता हूं drift velocity. So can I take this side of people in order to introduce drift velocity? Yes, sir. Okie dokie. So acceleration को राम राम और drift velocity का आपको सलाम. So here मैं और क्या रखता बेटा? Can be called VD. आने दे बेटा. सबकी यादें तो सबकी आती है भाई, याद है. सो इसको कहते हैं वीडी बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू माइनस ई बार बाय एम इनटू टाउ. एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मैं माइनस माइनस छोड़ दूंगा. भाई नंबर कौन सा था? 1 2 3, ये हुआ आपका 4 और ये हुआ आपका 5. इन मैग्नीट्यूड VD is E by M into tau. Ladies and gentlemen, this is the equation for drift velocity. VD is E by E. ये E छोटा, ये E बड़ा, ये 2 E साथ में आ रहे हैं. You can't say E. You have to, ये छोटा है, ये बड़ा. E by M into tau, where tau is the relaxation time. It is the time interval between two successive collisions. Take it up please. Okay, तो drift velocity का equation देख लिया. Now somebody asked me, sir इसको drift velocity क्यों कहते हैं? Normal velocity कहते, fixed velocity कहते, average velocity कहते, drift क्यों कहते हैं? Why is the word drift involved here? I give them a very very lovely example. Suppose आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे एंड गाड़ी एक दिशा में आगे बढ़ रही है. यू आर स्टेशनरी, योर हैंड्स, योर फेस, योर लेग्स, एवरीथिंग इज स्टेशनरी. पर सपोज आप खिड़की को खोल के अपना हाथ बाहर निकालते हैं, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? डू यू एक्सपीरियंस दैट योर हैंड टेंड्स टू मूव अ लिटिल बिहाइंड? Yes, sir. आपके हाथ को हिलना नहीं है, बट ड्यू टू द विंड ब्लोइंग आउटसाइड योर हैंड टेंड्स टू गेट ड्रिफ्टेड along the direction of wind. This idea is called drift. Same here. इस इलेक्ट्रॉन को तो कहीं भी जाना था, मस्त मौला था ये, उसको तो यों जाना था, या शायद यों जाना होगा, या यों जाना होगा, बट ये मजबूर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में जाने पर. इसको इस तरफ
धक्का मारा गया है, खदेड़ा गया है, ले जाया गया है उसकी मर्जी के विरुद्ध। कभी नदी में तैरे हो? नदी में, रिवर? इट्स अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। Yes, sir. Have you ever Yes, sir. been swimming in a river? Isn't it much different than swimming in a swimming pool or in a lake? What is the basic difference? Yes, sir, very different. स्विमिंग पूल या लेक में Yeah, fun. वाटर स्टेशनरी है, एज यू राइटली से। आप जिस तरफ जाना चाहो आप जा सकते हो। आप यहां जाना चाहो, इधर इधर पीछे, कहीं भी जाना चाहो, पानी स्टेशनरी है, पानी आपको कुछ नहीं करेगा, आपको बस अपना हाथ पैर हिलाना है, घूम जाना है। बट नदी में the water is continuously moving, so even though you want to go in that direction, the river will tend to drift you in its direction. Have you experienced that? Yes. पानी का बहाव जो होता है वो तुमको अपनी दिशा में खींच के लेके जाता है। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी खींच दिया गया इस डायरेक्शन में। This electron, is it moving of its own free will? No. No, sir. This electron is experiencing drift due to the electric field. Electric field इस तरफ है, electron is drifting in the direction opposite to the field. Field ने उसको अपनी विरुद्ध दिशा में बहा लिया है। Do you understand now the basic idea behind using the word drift velocity here? Is this crystal clear? All right, so check it out. Righty. तो लास्ट टॉपिक में बड़े जबरदस्त टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि भले इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन लगता है, but on an average we cannot say that it is moving with constant acceleration. We say, what do we say? What do we say? We say that on an average the electron is moving with a certain fixed velocity which is called drift velocity. मतलब तुम ये अज्यूम करके बिल्कुल चल सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही कंडक्टर में दौड़ रहे हैं और इस वेलोसिटी को नाम दे सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीड से जा रहे होंगे, नहीं, पर सब इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में जा रहे हैं और कोई एक एक्सेलरेशन भी है थोड़ा, बट सबका एवरेज लोगे तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का नाम ले सकते हो जिसको तुम कह सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, नाउ सपोजिंग कंडक्टर है, दिस अ कंडक्टर, ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया टॉपिक, थियरी क्वेश्चन वाइज भी और जो हमको फॉर्मूला देगा उसके जरिए भी। सपोज दिस अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। If the electrons are moving with a speed vd, drift velocity vd, in time delta t, how much distance do you think they will cover? Now, very good. We say that electrons move with a fixed velocity vd. Okay? इतना हम मान चुके हैं. So, in time delta t, these electrons cover a distance. Pen की तो गई. Cover a distance. How much distance do they cover? Vd delta t. So let us say इतना distance Vd delta t है. Okay? पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए एंड इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज ए, देन हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स? इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एब्सोल्युटली इज ए Vd डेल्टा टी। एंड मतलब ये पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। जबरदस्त। डायग्राम इतना बढ़िया नहीं हो रहा है बट समहाउ इट इज गिविंग अस अ सेंस कि ये पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। सो नाउ सपोज
if there are n electrons per unit volume, अगर इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन्स हैं, then the number of electrons contained in the given volume, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Yes, somebody. N A V D डेल्टा टी. आप देख रहे हैं मैं एक एक करके टर्म्स बढ़ाता जा रहा हूं. पहले मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट किया विच इज स्पीड इनटू टाइम, वी डी डेल्टा टी. फिर मैंने उसको एरिया के साथ कंबाइन करके वॉल्यूम फाइंड आउट किया, तो वॉल्यूम इज एरिया इनटू डिस्टेंस विच इज ए वी डी डेल्टा टी. और फिर मैंने कहा इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, then the total number of electrons contained in this given volume is by number of electrons के लिए छोटा n multiply by volume, तो छोटा n into volume which is a v d delta t. अच्छा, ये जो n आया ना, इसकी थोड़ी तारीफ कर दूं. n is the number of charges या number of electrons per unit volume. I am writing it in blue, and it is called number density. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. सो छोटा n a v d डेल्टा t, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. भाई हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E माइनस ई, बट E, राइट? सो व्हाट इज द टोटल चार्ज कंटेन्ड in the given volume in time delta t? Anybody? My God, lovely. Let me call it delta q, amount of charge contained. N A V D E delta t. Did you notice E कहां से घुसा? N A V D delta t, इतने इलेक्ट्रॉन्स है एंड हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? Q इज इक्वल टू एन ई जैसा. सो N A V D delta t into E, and as a result what will be the electric current? I'm sure you know I is delta Q by delta t. by delta Q ये रहा N A V D E delta t, the whole over delta t. by no marks for guessing. delta t cut, तो क्या बचा? N A V D E. Actually people give a very wrong pronunciation to this. They call it nowadays. You know, N A V D E, if you link all the words, it comes out to be nowadays. But nowadays in Gujarati does not give a very positive vibe. You know, nowadays मतलब नहीं आता है, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, नहीं आता है, हमको आना है. You know, as a student our work is to bring nearer to us things that we don't know. तो ये तो बड़ा ही नेगेटिव वर्ड है, तो मैंने उसको थोड़ा सा इंटरचेंज किया. आई डिडंट लाइक दिस वर्ड एक्चुअली, so I changed it to this. If you are keen in observation, you will notice that just by changing E and the sequence of letters, I have given this the name of a beautiful state of the United States of America. It's called Nevada. Can you see that? Nevda, Nevada. Yes, sir. And I like Nevada. You know, the way I remember these equation is I like Nevada. Now you will ask me, sir, any particular reason why you like Nevada? Yes, why not? I've heard many stories. And Nevada वैसे तो पूरा desert है. If somebody knows the geography of this state, it's a pure desert. But इस desert के बीच में एक ऐसा स्थान है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. पूरे वर्ल्ड में शायद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने उस चीज का, उस जगह का नाम नहीं सुना होगा. Las Vegas. Have you heard of Las Vegas? I think everyone has heard of Las Vegas. So, तो जाएंगे किसी दिन. One day I am going there. So till that time और वहां पे लोग टोपी पहनते हैं. I like Nevada. वो हार्ट भरा होता है बीच में. So I like Nevada. It's a very wonderful equation. And इस equation से बहुत सारे numericals
सॉल्व हो जाने हैं. ओके, सो प्लीज टेक दिस इक्वेशन इनटू कंसिडरेशन. ये इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो आई लाइक नेवाडा. ऑलराइट, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? I like Nevada, but I'm not staying there. I'll move on. Shall we? Okay? Yes, sir. Alrighty. अच्छा, अब क्योंकि करंट आ चुका है तो करंट डेंसिटी भी पीछे नहीं होगा. करंट डेंसिटी भी नजदीक ही है. इफ यू आर लुकिंग क्लोजली तो यू कैन सी कि जैसे ही मैं ए को यहां से नीचे उतारता हूं, करंट डेंसिटी दिया गल्ला है ना. Equation 3 can be written as, so I by A is NEVD and I by A is what? J, current density. So J is NEVD. And on this beautiful occasion, I feel very, very, very overwhelmed. एक और J का इक्वेशन याद करो ना. वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा ई. याद आती है उसकी? Yes, sir. बात है. ऑल्सो बाय वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा ई. अच्छा, और अब मैं क्या करूंगा एक्चुअली, मैं इन दोनों ये J को 4 और 5 को इक्वेट कर दूंगा एंड आई ट्राई टू फाइंड समथिंग ब्यूटिफुल. लेट्स सी व्हाट आई कैन टर्न आउट फ्रॉम हियर. तो सिग्मा ई इज NEVD. और हमने लास्ट लेक्चर में नहीं, लास्ट टॉपिक में VD का एक बेहतरीन इक्वेशन निकाला, इफ यू रिमेंबर. E by M into tau, बिल्कुल सही. एंड कटाई होगी अब तो कटाई होगी, खट खट. एंड इस तरफ क्या मिल गया आपको? NE square tau by M. This was the relation for sigma, and I'm sure everybody knows sigma is 1 by rho. Yes, sir. Yes, sir. मैं सिर्फ एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा, तो सिग्मा को 1 by rho लगाते हुए, how much do you think I'll get as the equation for rho? I can take this off. I love Nevada. By NE square tau. My goodness, just imagine that. Oh yes. वंडरफुल रिलेशन. पर सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमने ये तो पता लगा लिया कि रो इज M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, पर ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो समझ में आ गया, पर किसके बीच में है ये रिलेशन? ये किसका रिलेशन है ये? यू विल टेल मी सर, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम एंड व्हाट? Number density. नंबर डेंसिटी. आपको वो सब तो यहां नजर आ रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग जो आपको यहां नजर नहीं आ रहा है. यू नो, इक्वेशन 8 इज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर. पहले इस चीज को पहले अंदर तो उतार लो. क्या बोल रहा है सर? टेम्परेचर, इसमें एक भी इक्वेशन, एक भी टर्म टेम्परेचर की नहीं है, और आप बड़े वो हो रहे हो कि दिस इज अ रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. टेम्परेचर कहां है? इधर दिखाओ तो सही. दिखाता हूं. इक्वेशन 4 इंडिकेट्स दैट रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सर अब तो हद कर दिया आपने, कुछ भी लिख रहे हो आप, कुछ भी सोचे समझे बगैर. रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. भाई कोई तो बता दे कि कैसे. ओके, ध्यान से सुनो. ओके, जो आइटम यहां नहीं है ना, उससे शुरू करता हूं. कौन नहीं है? टेम्परेचर. सपोज एक कंडक्टर है और कंडक्टर का आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब आपने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की. वो थर्मल एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन्स को. एंड वो थर्मल एनर्जी लेके, डोंट यू अग्री, वो ज्यादा तेजी से दौड़ना शुरू करेंगे. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक एक करके रिलेट करता जा रहा हूं. अगर मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊं
So this thermal energy will be obtained by the electrons, due to which they will now start running faster and the collisions will also become faster. पहले कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा था, collisions के साथ धाड़ 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 आराम से जा रहा है, पर अब आग लगी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तो धाड़ धाड़ धाड़. Can you see now the time interval between two collisions has decreased? Can you see that? टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ने लगा तो कोलिजन्स फास्टर हो गए, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स डिक्रीज्ड. इज दिस एक्सेप्टेबल नाउ? एंड अगर टाउ डिक्रीज हुआ है तो रो क्या होगा? इंक्रीज होगा. डू यू अंडरस्टैंड? When temperature increases, this thermal energy is obtained by electrons and the collisions become faster. Collisions faster होते हैं, that is relaxation time tau decreases and hence resistivity rho increases. Are you understanding this idea now? अब ठीक है? Yes, sir. So भले टेम्परेचर यहां पे किसी भी टर्म में नजर नहीं आ रहा है, पर जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ घटेगा और टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा. किसी ने मुझसे ये भी पूछा, सर एन नहीं चेंज होगा? मेटल्स में नहीं होगा एन चेंज, क्योंकि मेटल्स में तो ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर ही है. तो तुम चाहे उसका टेम्परेचर बढ़ा भी दो, तुम ये सोचोगे कि और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए, पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इनमें. तो एन फॉर कंडक्टर्स एन विल रिमेन नियरली कांस्टेंट. इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टाउ, एंड टाउ घटने से रो बढ़ जाएगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर इज with resistivity increases with increase in temperature. Can you take this down please? तो rho is equal to m upon ne square tau के बाद एक छोटा सा थियरी टॉपिक आता है which is called mobility. Mobility पहले डिफाइन कर लेते हैं. Mobility is the ratio of drift velocity per unit electric field. Mobility is the ratio of the drift velocity to the applied electric field. So it's called drift velocity per unit electric field. Okay, and denoted as mu. तो mu गंदा mu है. So mu is Vd by E. The first ever definition of drift velocity, mu is Vd by E, where Vd is the drift velocity, E is the electric field. अब आगे चलते हैं और म्यू के कुछ और इक्वेशंस डिराइव करते हैं, पर सबसे पहले इसको यूज करके क्या क्या मिल सकता है अपने को देखें हम. भाई आपने वीडी और ई को कोई एक रिलेशन में देखा था क्या अभी थोड़ी देर पहले ही? यू रिमेंबर एन ई वी डी इज सिग्मा ई, एंड अगर मैं ई को यहां से नीचे उतारूं, एन ई को यहां से नीचे उतारूं, तो Vd बाई ई का एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा. वेरी गुड. Vd बाई ई इज सिग्मा बाय एन ई. वेरी लवली एक्सप्रेशन. दिस एक्सप्रेशन नंबर 2. एक और एक्सप्रेशन है अपने पास. ऑल्सो आई थिंक एवरीबडी नोज द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Vd अभी कोई बोला था ई बाय एम इंटू टाउ. तो क्या Vd की जगह ई बाय एम इंटू टाउ लगा दें या ई को यहां से नीचे उतारें, तो मोबिलिटी का एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा. म्यू Vd बाई ई इज ई टाउ बाय एम. इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? भाई टेक्स्ट बुक में ये और ये ही दिया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया, और ये अपनी तरफ से देने के पीछे कारण ये था कि ये इक्वेशन जो है ना सिग्मा बाय एन ई,
वो इसमें बहुत यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैंने लगे हाँ, तो इसको भी ले लिया कि चल भाई आ जा तू भी यार, सब आ रहे, सबको बुलाया पार्टी में, तू भी आ जा। अच्छा, ये वीडी बाई ई मोबिलिटी जो है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, भाई सबसे पहले एनीबॉडी टेलिंग मी वीडी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो ये जो मीटर है वो चढ़ जाएगा ऊपर, तो मीटर स्क्वायर और सेकंड और वोल्ट साथ में आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, और सीजीएस में आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड भी कह सकते हो। सो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। भाई दिस इज टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ओनली दिस इक्वेशन। अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान में लो या इस इक्वेशन को ध्यान में लो तो इसके और भी दो ऐसा यूनिट्स बन जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि होमवर्क में आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके उसके दूसरे ऐसा यूनिट्स मोबिलिटी के कौन से हैं वो फाइंड आउट करके बताओ। तो फाइंड द टू अदर ऐसा यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी। डू यू थिंक यू कैन डू दैट? फॉर एग्जाम्पल, ये चार्ज का क्या होता है तुमको पता है, टाइम का क्या होता है तुमको पता है, मास का क्या होता है ये भी तुमको पता है। ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब 1/ρ, तो 1/ρ का क्या होता है वो भी तुमको पता है। नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, तो इसका 1/मीटर क्यूब का आइडिया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में ये भी आपको पता है, इसको यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। टेल मी यू गोना डू दैट, ओके? Yes, sir. All right. Jot this down, please. Done? I go on? Yes, sir. Yes, sir. Okie dokie. Now, before I proceed further, I think let's take down a couple of numericals and we are good. Then we go on to color code, one of the most interesting things in resistors. मैं करने जा रहा हूं illustration number 1. Are you there for illustration number 1? I hope you've opened your books. बहुत थियरी कर ली तो एक आध illustration ही सही. Okay. Illustration 3.1 is on the roll, and let me tell you the page number, which I don't know. This is page number 99. Okay. Example 3.1, estimate the average drift speed VD of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1 into 10 raised to minus 7 meter square carrying a current of 1.5 amp. Okay. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. Density of copper is 9 into 10 raised to 3 kg per meter cube, and atomic mass is 63.5 U मतलब ग्राम पर मोल. Okay. Compare the drift speed obtained with thermal speeds at copper atoms and speed of propagation of electric field. वो सब बात की बात है. बट सबसे पहली बात, ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी है, करंट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है. आई थिंक वील हैव टू यूज आई लाइक नेवाडा. डोंट यू थिंक दिस विल वर्क आउट? करंट है, ई है, ए है, वी डिफाइन करना है. बस एक आइटम की जरूरत है, वो क्या है? एन. एन कैसे फाइंड किया जाए, और उसके लिए मैं इस न्यूमेरिकल को बना करके एक नया फॉर्मूला देना चाहता हूं. इसको नोट में लिखूंगा बिकॉज ये आगे भी यूज करते रहोगे. नंबर डेंसिटी छोटा एन, भाई याद रखिएगा, एन डीएनए बाय एम. सर डीएनए कहां से ला दिए? अरे चाचा, डीएनए का मतलब क्या है? डी इज डेंसिटी, एन इज एवोगाड्रो नंबर एंड एम इज एटॉमिक मास. बराबर. सो याद रखने का ये भी बहुत बढ़िया तरीका है. छोटा एन इज डीएनए बाय एम, डीएनए बाय एम. इसको उठा करके एंड में लगा देंगे और काम खत्म करेंगे. और वी नो आई लाइक नेवाडा, तो अब n की जगह डी एन ए बाई एम इंटू ई
into VD into A. I am in the process of isolating VD. So VD, MI, Mission Impossible, upon DNAEA. भाई are you ready? M 63.5 ग्राम पर मोल. भाई ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना कतई नहीं भूलिएगा. अपॉन डेंसिटी 9 into 10⁻³ एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10⁻23 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 एरिया 10⁻⁻7. भाई हमेशा टेक केयर ऑफ द 10⁻². 3 + 23 26 26 - 19 7 7 - 7 गियो ठाकुर एंड 63.5. 1.098. My God, 1.098. Is that true? 1.098, yes sir. So करीबन 1.1 चल जाएगा, है ना? So VD मिल चुका है 1.1 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और यू कैन कॉल इट 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड. कैन यू सी कितनी छोटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तुम बोलोगे सर इतनी छोटी है फिर भी करंट इतना जालिम कैसे होता है? भाई नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन से जस्ट इमेजिन, और वो सारे जब आगे बढ़ते हैं तो हालत गंभीर हो जाती है, तो करंट काफी बड़ा हो जाता है. सो भले ड्रिफ्ट स्पीड कम है, उससे कोई गम नहीं है. सो VD मिल गया 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड. अब सेकेंड चीज तुमको पूछी है थर्मल स्पीड. थर्मल स्पीड फाइंड करनी है, एंड टेम्परेचर आई थिंक 300 केल्विन है कि नहीं? आई थिंक इस चीज का आइडिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से होता है. यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv² is 3/2 kBT. kB was Boltzmann's constant, T was absolute temperature. So thermal speed V is root of 3 kBT/m. उन्होंने टेक्स्ट बुक में ये 3 को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है. उन्होंने बोला छाड़ हट, सिर्फ kBT/m बोला है. तो सिर्फ kBT/m अगर करके देखो तो करीबन आई थिंक 200 मीटर पर सेकेंड आता है. अगर आप घर पे ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हैं. तो ये आंसर आएगा करीबन 200 मीटर पर सेकेंड. एंड यू विल से सर थर्मल स्पीड कितनी बड़ी है ड्रिफ्ट स्पीड से. हाँ, पर ये थर्मल स्पीड क्या हर डायरेक्शन में, एज ए रिजल्ट नेट करंट जीरो हो जाता है, जबकि ड्रिफ्ट स्पीड सबकी एक डायरेक्शन में, एंड एज ए रिजल्ट करंट काफी बड़ा होता है. एंड द लास्ट थिंग दे हैव आस्क्ड अस इज दिस. जी इसमें MO/N है ना सर? जी बिल्कुल सही पकड़े, एब्सोल्युटली सही पकड़े. दिस इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. बहुत बढ़िया. आई थिंक आई टेक दिस टू गिव आउट द लास्ट पार्ट. सी Sir, ordinary temperature मतलब लगभग 300 ही लेना. 27 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्प. Yes, sir. हमेशा ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर करीबन 27 ही लोग हैं, तो 300 केल्विन अच्छा सा आइडिया दे देगा आपको. एंड फाइनली स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड से जाता है. भाई एक बात याद रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, वो चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से. इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर इज equal to the speed of light, is same as speed of light. Light is an electromagnetic wave, I hope you remember, which is 3 to 10⁸ meter per second. my goodness. Is this absolutely agreeable people? क्या आप इसको देख रहे हैं? ओके. एंड इसी चीज 3.1 से आगे बढ़ता हूं मैं. इसी का एक छोटा भाई है जो है न्यूमेरिकल नंबर 3.13. 3.13. Are you looking? The page number is 128. I'll get rid of all this. Shall I? आपने आई होप नंबर डेंसिटी का इक्वेशन लिख लिया, काफी इंपॉर्टेंट है. मैं इसको ऐसे ही रखूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि क्या बोलते हैं इसको, इलस्ट्रेशन 3.1 का ही डेटा कहीं ना कहीं यूज करना है. लेट अस सी. मैंने देखा ऐसा, तो आई विल कॉल इट न्यूमेरिकल 3. क्या नाम है इसका, 13. एंड द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर
is given as 8.5 into 10 raised to 28 per meter cube. And how long मतलब time find करना. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to the other end? Okay, area of cross section. भाई इसमें 3.1 का कोई डेटा नहीं है, फुकट है ये, फुकट, हम बहक गए थे. ये तो ऐसे ही एज इन एग्जाम्पल दिस 3.1 का कुछ झोल नहीं है. तो अगर उसका कुछ झोल नहीं है तो इसका कोई रोल भी नहीं है जी. ओके भाई, टाइम फाइंड करना है, कैसे करेंगे सर? टाइम तो कैसे मिलेगा अपने को भाई? लेट अस से ये कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रॉन यहां है और यहां से यहां तक पहुंचना है. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? एल. एंड ये जा कितनी स्पीड से रहा है? वीडी. तो कैन आई टेक डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम? कैन आई डू दैट? I can do that, right? So we know, I'll start with we know. We have I is Nevada and speed is distance upon time. And अब time को ऊपर ले करके I think I will crack everything open. NELA by I, N 8.5 into 10 raised to 28, E 1.6 into 10 raised to minus 19. Length is 3 meter and area 2 into 10 raised to minus 6. The whole over current कितना? 3. तो 3 goes away. I think we can come out with a solution. Let's find out the solution. सबसे पहले 10 raised to 27.2. 27.2 into 28 minus 19 is 9. 9 minus 6 is 3. Or you might as well call it 2.72 into 10 raised to 4 second. Fair enough? Check the answer please. 2.72 into 10 raised to 4 second. Okay. So अब तक रेजिस्टर्स के बारे में देखा, आई इज नेवाडा देखा, सब देखा. अब कितने टाइप के रेजिस्टर्स होते हैं, कितने टाइप के कंडक्टर्स होते हैं बाजार में? You know, actually there are two types of conductors, two types of resistors. One is called wire wound, or they also call it wire bound, and the second are carbon resistors. अब ये wire wound जो resistors होते हैं, तो they have materials like nichrome या manganese. These are alloys. Materials like manganese, MANGANIN, nichrome, etc., which are wound on a proper base. तो कोई अच्छा सा बेस लेके इन वायर्स को उस पे वाउंड किया जाता है. मैंगनीन, नाइक्रोम, दीज आर ऑल एलॉयज. एज यू कैन सी द नेम, नाइक्रोम, निकल है, क्रोमियम है, ऐसे टाइप के एलॉयज है. प्योर मेटल्स नहीं, एलॉयज को यूज करके वायर वाउंड रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं. अब ये रेजिस्टर्स थोड़े बल्की होते हैं, नॉट सो इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली नहीं होते इतने, थोड़े महंगे भी होते हैं. तो आजकल इनका यूज काफी कम होता है, इनका बोलबाला बहुत बढ़ गया है. सो दीज आर मेड ऑफ कार्बन एंड कंपोजिट्स. दे आर मेड ऑफ कार्बन एंड एज द नेम सजेस्ट, एंड दे आर easy to use, relatively inexpensive. As a result बहुत ज्यादा इनका यूज आजकल इंडस्ट्री में होने लगा है, लेबोरेटरी में होने लगा है. अगर आप का कोई चीज बिगड़ गया हो, कोई कैलकुलेटर है या कुछ भी, अगर आप उसको खोल के देखते हैं तो ये कार्बन रेजिस्टर निकलेगा. कार्बन रेजिस्टर कुछ इस प्रकार का होता है. आई हैव zoomed it up 1,000 times. इस तरह का होता है. एंड ये इतने प्रॉपर उसके वो नहीं होते. जी जी जी, बिल्कुल सही समझे आप, बहुत बढ़िया. इसने देखा लगता है, कोई कैलकुलेटर के पिछवाड़ा खोलते हो ना तो ऐसा निकलता है. सो ये एक चावल के दाने से लगभग ट्वाइस द साइज होता है. एंड ये दो इलेक्ट्रोड्स, मेटल लीड्स निकलते हैं. तो आपको इसके छोटेपन का अंदाजा आ गया, काफी छोटा होता है. एंड सपोज ये कार्बन रेजिस्टर है
एंड मुझे इस पे इसकी रेजिस्टेंस लिखती है जेट से 270 ओम, तो मैं जब इस पे लिख तो पाऊंगा छोटे से इंस्ट्रूमेंट से, बट उसको पढ़ने के लिए आई विल रिक्वायर अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड हर बार एक मैग्नीफाइंग ग्लास नजदीक हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बनाने वालों ने क्या सोचा कि इस पे लिखने की जगह हम इस पे कुछ ऐसा कर दें जिससे लोगों को अंदाजा आए कि इसका वैल्यू क्या है विदाउट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो दे केम अप विथ व्हाट इज कॉल्ड अ कलर कोड। कलर कोड फॉर एग्जाम्पल, अब कैसा, ये इस पे 3 से 4 रिंग बना दी मैंने अलग अलग कलर की। लेट अस से ये रेड है, ये ग्रीन, ये ब्लू और ये गोल्ड। Unless you are color blind, you will be able to see all these colors, and once you know the color code की इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसको किस तरह रखने का, you will be able to find out the value of this particular resistor। तो वो जो टेबल है जो हमको इन सारे कलर्स की वैल्यू दिलाता है, that is called color code for carbon resistors। Can I take this off now? Okay। सो बहुत ही बढ़िया चीज, बस आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना है, नहीं तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे वो कलर कोड, कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, सब कुछ ब्लैक व्हाइट और ग्रे ही लगेगा आपको। सो कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, वेरी लवली, पे अटेंशन। आई गेस दिस वुड बी द लास्ट थिंग ऑफ द डे। तो इसमें आएगा सबसे पहला कलर, उसकी वैल्यू, ये फर्स्ट एंड सेकंड बैंड में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड। दिस इज द 10 raised to x, मतलब द थर्ड बैंड। आई थिंक आई हैव टू टेक दिस आउट, फिर मैं एग्जांपल ले लूंगा वापस नया, डोंट वरी। एंड फाइनली द टॉलरेंस, which is the fourth band. So let me put this in the proper perspective. Okay. इफ यू आर लुकिंग क्लोजली, मैंने यहां पे एक कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, एंड दिस फॉर्म द कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। यू कैन हियर द निमोनिक, यू कैन लिसन टू द निमोनिक। इट सेज B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. Can you see that? Did you hear that? B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. All right, and each letter gives us the first word. B stands for, is the first word for black, then we have brown, then we have red, O stands for orange, Y is yellow, G is green, B is blue, V is violet, G is gray, and W stands for white. Black का वैल्यू है 0 एंड white का वैल्यू है 9। मैं इसी तरह याद रखता हूं, अब BB है तो पहला B कौन सा है ये अंदाजा नहीं आता, ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। तो मैं कहता हूं जब दुनिया शुरू हुई था एवरीथिंग वाज ब्लैक, जब दुनिया शुरू हुई थी एवरीथिंग वाज ब्लैक, एंड व्हेन एवरीथिंग विल एंड it will become white. So it starts with black, ends with white, starts with 0, ends with 9. सुना आपने? Starts with black, ends with white, starts with 0, ends with 9. So black का वैल्यू 0, white का वैल्यू 9, और बाकी सबका बीच में। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन का 1 होगा, रेड इज 2, ऑरेंज 3, येलो 4, green 5, blue 6,
violet 7, gray 8 and white is 9. ओके, सो फर्स्ट दो बैंड्स के लिए ये वैल्यू मिल गई एंड यही वैल्यू अब 10 रेज टू में जाएगी तो दिस बिकम्स 10 रेज टू 0, 10 रेज टू 1 एंड सो ऑन टिल 10 रेज टू 9. अच्छा, लेट मी टेल यू, थर्ड बैंड में दो और भी हो सकते हैं कलर्स, गोल्ड एंड सिल्वर. आई होप यू कैन सी दिस मच डाउन बिलो, है ना, गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड की वैल्यू 10 रेज टू -1 एंड सिल्वर विल बी 10 रेज टू -2. कैन यू सी दैट? फिलहाल आपको सिर्फ देखना है कि अच्छा इस तरह हो रहा है. एंड द लास्ट इज टॉलरेंस. टॉलरेंस इज द परसेंटेज वेरिएशन एंड टॉलरेंस में सिर्फ तीन चीजें हो सकती हैं, या तो गोल्ड या सिल्वर या नो कलर. नो कलर मतलब नो फोर्थ बैंड. अगर गोल्ड है इसका मतलब है द परसेंटेज वेरिएशन इज +-5%. अगर सिल्वर है तो इट इज +-10% एंड इफ देयर इज नो थर्ड बैंड इट वुड बी +-20%. इज दिस विजिबल इनफ? क्या ये तीनों वैल्यूज विजिबल हैं? मेरे को थोड़ा जगह, मैंने थोड़ा ये नीचे ले लिया, थोड़ा सा ऊपर होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, बट जो भी है फिलहाल ये है. ओके, नाउ हाउ डू वी यूज इट? Sir, that's the $1 million question. I hope, let me reiterate. B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. तो ये पूरा mnemonic हो गया. Starting with black, ending with white, starting with 0, ending with 9. Now, the first example that I take, I got a resistor whose bands, मैंने last time जो लिया था वही लेता हूँ, red, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड. नाउ पहला कलर कौन सा है? रेड. याद रखे, गोल्ड पहला कलर नहीं हो सकता. लोग बोलते हैं सर यहां से शुरू करो. भाई गोल्ड पहला कलर नहीं हो सकता. सो यहां से शुरू होता है रेड से. रेड पहले दो बैंड के लिए इस टेबल में देखें, रेड की वैल्यू कितनी है? 2. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 2. दूसरा बैंड कौन सा है? ग्रीन. भाई ग्रीन कहां है? ग्रीन. क्या वैल्यू है उसकी? 5. तो पहले दो बैंड्स की वैल्यू सीधी लगा दे. थर्ड बैंड इज ब्लू. उसके लिए हम यहां थर्ड बैंड के टेबल में देखेंगे. ब्लू का वैल्यू कितना था? 6. तो यहां उसका कितना होगा? 10 रेज़ टू 6. सो जो भी कलर की वैल्यू होगी उसको 10 रेज़ टू में लगा देंगे. मल्टीप्लायर कहते हैं इसको. सो 25 इंटू 10 रेज़ टू 6. And what is the fourth band? It is gold. Fourth band gold में +-5%. So +-5% ओम. भाई टॉलरेंस का मतलब लोग पूछते हैं सर टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है द परसेंटेज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड इन अदर कंडीशंस. अगर कोई सपोज शादी कंपनी ने बनाया है, यू नो रजिस्टर मेकिंग इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, तो तुम एक छोटा सा रूम रेंट पे ले सकते हो, अंदर 4-5 लोगों को बिठा के एक छोटा सा मशीन लगा के यू कैन स्टार्ट रजिस्टर प्रोडक्शन, होलसेल प्रोडक्शन. छोटा सा इंडस्ट्री होगा. तो अगर आपने ये रजिस्टर बनाया है, यू नो छोटे से रूम में 4-5 लोगों ने मिलकर बनाया, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा क्वालिटी का काम नहीं होगा, चल जाएगा काम. तो यू आर नॉट गोइंग टू पुट एनी फोर्थ बैंड, देयर विल बी नो कलर, सो इट इज गोइंग टू बी +-20%. मतलब आपका रजिस्टर जो है वो +-20% के वेरिएशन में रेजिस्टेंस देगा. अगर कोई अच्छी कंपनी बनाती है रजिस्टर तो एक आध क्वालिटी कंट्रोल भी होगा, वो देखेगा कि भाई रजिस्टर की वैल्यू सही है नहीं है, तो वो इसके पीछे सिल्वर बैंड लगा देगा विच विल इंडिकेट अ टॉलरेंस ऑफ +-10%. एंड लाइकवाइज अगर कोई अच्छी कंपनी बनाती है तो वो प्लस गोल्ड बैंड लगाएगी इंडिकेटिंग कि हमारे रजिस्टर का वेरिएशन +-5% है, उससे ज्यादा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर माना जाता है. ओके, सो दिस वाज द आइडिया. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज I have a resistor whose color bands, let us say brown, orange, green, silver. Brown, orange, green, silver.
कितना रेजिस्टेंस होगा भाई? ब्राउन का वैल्यू कितना है? फर्स्ट बैंड है 1, सेकेंड बैंड इज ऑरेंज, ऑरेंज का वैल्यू कितना? 3, थर्ड बैंड इज ग्रीन, ग्रीन का वैल्यू कितना? 5, तो दिस बिकम्स 10 raised to 5 प्लस माइनस. फोर्थ बैंड इज सिल्वर एंड सिल्वर फोर्थ बैंड मेड इज प्लस माइनस 10%. डोंट फॉरगेट द ओम. इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? एक आध आप करना चाहेंगे? विल समवन डू दिस? आई एम नॉट हियरिंग अ यस. येलो. Oh, thank you. Violet, yellow, violet, blue, gold. Who is going to do this? Let me find out. So, yellow, violet, blue, gold वाले का value 47 into 10 raised to 6 plus minus 5%. भाई मैंने एक एग्जाम में ना ये पूछा था कि I have a resistor whose colors are of the order of the colors of our Indian national flag. आप सुन रहे हैं? The order of colors is the same as the order of colors in the Indian national flag. What would be the resistance of such a resistor? Is there anyone who can tell me this answer? Yes, sir. Go on. Sir, Oh yes, go on. The board is all yours. 35 into 10 raised to 9. 35, eh? 35 did you say? Sorry. 39 into 10 raised to 5. मैं वही सोच रहा हूँ कि 35 ऑरेंज के बाद ग्रीन का है, ग्रीन तो नीचे है. ओके. So very well, 39 into 10 raised to 5. Is that your answer? Yes, sir. 20%. Very good. भाई अपने इंडियन फ्लैग में चौथा कलर नहीं है, पर रजिस्टर में तो चौथा कलर होता है ना, जो टॉलरेंस का कलर होता है. एंड बिकॉज देयर इज नो फोर्थ कलर, सो द रेजिस्टेंस वुड बी 39 into 10 raised to 5 plus minus 20% ohm. You know, majority people got 39 into 10 raised to 5 right, because seemingly they knew the colors of the Indian national flag by heart. So they got 39 into 10 raised to 5 right. But they did not take this into account. As a result, उनको मार्क्स आधा ही मिला. पूरा उसी को मिला जिसने प्लस माइनस 20% ओम करके इस चीज को संपन्न किया. सो इज दैट अग्रीएबल पीपल? समझ में आ गई बात? किस तरह लेते हैं, क्या करते हैं? एक और एग्जाम्पल ले लेंगे और फाइनली इस लेक्चर को खत्म करते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 1 2 3 4. सो पहला वाला है, कुछ ले ले. क्या ले ले? ग्रे, फिर ब्लू, और इस बार गोल्ड लेते हैं यहां पे तीसरे में, और चौथे में लेते हैं सिल्वर. भाई फर्स्ट बैंड इज ग्रे. ग्रे की वैल्यू कितनी? 8. सेकेंड इज ब्लू. ब्लू की वैल्यू कितनी? 6. 86 इंटू. थर्ड बैंड इज गोल्ड. भाई थर्ड बैंड में गोल्ड आया, माय गॉड, 10 raised to -1. एंड चौथे में सिल्वर. सिल्वर का कितना है? प्लस माइनस 10%. तो फाइनली आंसर कितना हुआ? 8.6 प्लस माइनस 10% ओम. इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल पीपल? एनी डाउट सो फार? नो डाउट्स? ओके, तो आज का लेक्चर यहीं संपन्न करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में टेम्परेचर के साथ के कुछ इक्वेशंस लेंगे, रेजिस्टर सीरीज पैरेलल लेंगे. टिल दैट टाइम यू कीप सॉल्विंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.